एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आंसर की कंक्लूजन में अपन पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के बारे में। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण में कल अपन ने क्या क्या पढ़ा? कल अपन ने उसका जो सार्वत्रिक नियम है वह पढ़ा। फिर उससे आगे अपन ने क्या पढ़ा था? उससे आगे अपन ने गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय त्वरण, बाकी सारे कॉन्सेप्ट सीखे। ठीक है, आज उसी में अपन आगे सीरीज को चालू कर रहे हैं। द्रव्यमान, मास, द्रव्यमान के बारे में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो लिखिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व के मापी है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप ही है। ठीक है, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसका जड़त्व ही उसका द्रव्यमान है। ठीक है, अब देखो, किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा तो जड़त्व का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, पहली बात आपके यहाँ से क्लियर हो चुकी है। पहली बात अपन ने क्या बताई? किसी वस्तु का अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो जड़त्व का मान भी ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। नंबर 2 पॉइंट रखते हैं इसी में। तो पहली लाइन अपन लिखी, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप पे निर्भर करता है। फिर अपन ने नंबर 2 बात बताई, किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसके जड़त्व का मान उतना ही ज्यादा होगा। और लिखिए, द्रव्यमान सदैव समान रहता है। ठीक है, ये हो गई हमारी द्रव्यमान की बात। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। अगर द्रव्यमान का मान ज्यादा है तो जड़त्व का मान ज्यादा होगा। नंबर 2 बात, द्रव्यमान सदैव समान रहता है। ये हो गई हमारी बात, पहली बात द्रव्यमान की। अब देखो, अब अपन पढ़ेंगे द्रव्यमान से आगे कॉन्सेप्ट आएगा भार। इसको क्या बोलते हैं? वेट। ठीक है, ये अब इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए, कल अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, जहां पे अपन A क्या है? त्वरण है, m क्या है? द्रव्यमान है, और F क्या है? बल है। ठीक, इसी में एक और फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, F बराबर mg। यहाँ पे g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, तो F बराबर ma, ये बल का फॉर्मूला कल अपन पढ़ चुके हैं, जहां a त्वरण है, m द्रव्यमान है, F बल है। F बराबर mg, यहाँ पे अपन एक त्वरण की जगह कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं? गुरुत्वीय त्वरण का। अब नोट डाल के एक बात लिखिए, इधर एक नोट डालना सुंदर सा, और इधर एक नोट डाल के एक बात लिखिए। नोट में अपन क्या लिखाने जा रहे हैं, समझने का प्रयास करना। आइए, वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल ही, वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल ही, वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल ही भार कहलाता है। क्या कहलाता है? भार कहलाता है। तो वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल ही क्या कहलाता है? भार कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो अपन क्या बताया? वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल ही, तो बल ही क्या कहला रहा है? भार कहला रहा है। तो अपन यहाँ पे F की जगह क्या लिख सकते हैं? वेट लिख सकते हैं। तो W बराबर भी क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। ठीक है, तो वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल ही क्या कहलाता है? भार कहलाता है। ठीक है, ये आपको बता दिया, कल आपको बताया था गुरुत्वीय बल का कॉन्सेप्ट। गुरुत्वीय बल क्या है? पृथ्वी द्वारा वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है। इसी आकर्षण के कारण एक बल उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहा जाता है? गुरुत्वीय बल कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गई। सबसे पहले अपन ने द्रव्यमान के बारे में पढ़ा। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप ही है। ठीक है, आप इस प्रकार लिखेंगे। फिर आप पहली बात लिखेंगे इसमें
अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसके जड़त्व का मान भी ज्यादा होगा। नंबर 2 बात, द्रव्यमान सदैव समान रहता है। द्रव्यमान सदैव समान रहता है। यहाँ पे अपन ने एक बात लिखी थी। फिर देखो आपको नीचे हेडिंग डालनी है भार। भार के बारे में आपको दोनों फॉर्मूले, फिर आपको ये वाली लाइन, फिर आपको ये लिखना है। ठीक है, अब बात करते हैं इसी से आगे। यहाँ पे आपने लिखा द्रव्यमान सदैव समान रहता है, तो बताइए द्रव्यमान तो सदैव समान रहता है, क्या भार भी हमेशा समान रहेगा? तो नहीं, द्रव्यमान सदैव समान रहता है। यह बात आपको गांठ बांध के याद रहनी चाहिए, चाहे वह कहीं पर भी हो, चाहे पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो, चाहे कोई सी भी जगह हो, द्रव्यमान सदैव समान रहता है, लेकिन भार समान नहीं रहता है। यहाँ पे आप पूरा कंप्लीट करें इसको, सदैव समान, तो यहाँ पे समान नहीं रहता है। भार वस्तु की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। इस पॉइंट को भी आप लिखेंगे, भार वस्तु की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा द्रव्यमान, फिर अपन ने पढ़ा भार। ठीक है, ये वाला सूत्र ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार बना, क्या कॉन्सेप्ट है, आपको बता दिया गया है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है, लिखने का प्रयास कीजिए फटाफट। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर, चाहे वह पृथ्वी हो चाहे किसी अन्य स्थान हो, सदैव समान रहता है, लेकिन भार कभी भी समान नहीं रहता है। भार का मान पृथ्वी पर अलग होगा, चंद्रमा पे अलग होगा। ठीक है, अब बात करेंगे अपन, नोट डाल के आप सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखिए जो आपसे हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। ये ऊपर आप लिख चुके हैं द्रव्यमान का कॉन्सेप्ट पूरा, तो आइए अब नोट डालिए आप, ईगो नोट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखने का प्रयास कीजिए, प्रॉपर नोट्स। ठीक है, आइए चंद्रमा पर वस्तु का भार, चंद्रमा पर वस्तु का भार। ठीक है, तो देखो चंद्रमा पर वस्तु का भार ज्ञात करने के लिए अपन इसकी तुलना किससे करेंगे, इसकी कंपेयर की जाएगी पृथ्वी के साथ। तो आइए देखो कैसे, यहीं पे आपको समझ, आपने हेडिंग डाल चुके हैं चंद्रमा पर वस्तु का भार अपॉन पृथ्वी पर वस्तु का भार इज इक्वल टू 1/6, इज इक्वल टू 1/6। तो अपन अगर इसको यहाँ पे इधर की तरफ गुना कर देंगे तो पृथ्वी पर वस्तु का भार कितना, चंद्रमा पर वस्तु का भार, ठीक है, कितना गुना होता है, 6 गुना होता है। ध्यान रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा द्रव्यमान, फिर अपन ने पढ़ा भार। द्रव्यमान सदैव समान रहता है लेकिन भार बदलता रहता है, W बराबर mg। कॉन्सेप्ट किस प्रकार आया, ये दोनों बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भार वस्तु की स्थिति के अनुसार बदलता है, ये आपको बता दिया गया है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपसे हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, चंद्रमा पर वस्तु का भार अपॉन पृथ्वी पर वस्तु का भार बराबर 1/6। तो पृथ्वी पर वस्तु का भार बराबर 6 गुना चंद्रमा पर पृथ्वी, चंद्रमा पर वस्तु का भार। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए अब देखो, अब अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, दाब और प्रणोद। दाब और प्रणोद, ये दोनों क्या होते हैं, यह दोनों एक प्रकार के बल हैं। आपने देखो, आप मेरे से ऐसे बोलोगे, आपने बताया दाब और प्रणोद, दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है, लेकिन आपने फिर कह दिया यह दोनों बल हैं। अब इन दोनों में अपन डिफरेंस कैसे करेंगे, तो आइए इन दोनों में अपन डिफरेंस जानने का प्रयास करते हैं। आइए, प्रणोद क्या है, एक विशेष दिशा में लगने वाला नेट बल
एक विशेष दिशा में लगने वाला नेट बल क्या कहलाता है? प्रणोद कहलाता है। और दाब क्या है? एकांक क्षेत्रफल पर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला नेट बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। तो दाब और प्रणोद दोनों क्या है? बल हैं। लेकिन आपको यहाँ से एक बात याद होनी चाहिए, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है और एक विशेष दिशा में लगने वाला बल प्रणोद कहलाता है। ठीक है, आइए अब प्रणोद की एक और परिभाषा लिखिए। किसी वस्तु की सतह के लंबवत, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल प्रणोद कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, दाब और प्रणोद। ठीक है, किसी दाब का प्रणोद और प्रणोद का प्रभाव, प्रणोद काय पे लग रहा है? तो प्रणोद का प्रभाव काय पे रहेगा? जिस क्षेत्रफल पर ये लगते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो एक लाइन और लिखिए, प्रणोद का प्रभाव उस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। प्रणोद का प्रभाव उस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस पर यह लगते हैं। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका है। आइए तो देखो, अब बात करेंगे, यहाँ से अपन दाब की डेफिनेशन निकालेंगे। अब अभी तक अपन ने प्रणोद का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। तो प्रणोद क्या है? प्रणोद क्या है? एक विशेष दिशा में लगने वाला नेट बल क्या कहलाता है? प्रणोद कहलाता है। अब आता है हमारे पास दाब। दाब इज इक्वल टू क्या है? दाब इज इक्वल टू है प्रणोद अपॉन क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल को आप क्या मान लो? इकाई मान लो, अर्थात एक मान लो, तो दाब बराबर क्या होता है? प्रणोद होता है। दाब बराबर प्रणोद होता है। ठीक है, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद ही, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद ही क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। दाब कहलाता है। दाब का एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल होता है। और फिर आता है इसका मान, अपन इसका मात्रक होता है न्यूटन n-2। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो देखो, यहाँ से आपको ये वाला फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से ध्यान रखना है। दाब का फॉर्मूला किस प्रकार बनता है यह हमने आपको बताया। आपको पहले ही समझाया दाब क्या होता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला नेट बल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। ठीक है, फिर अपन ने सिखाया आपको प्रणोद क्या है। एक विशेष दिशा में लगने वाला नेट बल क्या है? प्रणोद कहलाता है। दाब और प्रणोद दोनों किससे संबंधित है? बल से संबंधित है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल प्रणोद कहलाता है। प्रणोद किस पे निर्भर करता है? यह जिस क्षेत्रफल पे लगता है प्रणोद उस पे निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ से आपको दाब का ऐसा ही मात्रक याद रखना है और उसका मात्रक याद रखना है। और ये वाला कॉन्सेप्ट 1/6 वाला कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है। तो अपन ने सबसे पहले कहानी को चालू किया था द्रव्यमान से। द्रव्यमान सदैव स्थिर रहता है, लेकिन भार स्थिर नहीं रहता है, बदलता रहता है वस्तु की स्थिति के अनुसार। फिर उससे अपन आगे आए, सबसे पहले अपन ने द्रव्यमान पढ़ा, फिर अपन ने भार पढ़ा, फिर अपन ने दाब पढ़ा, फिर अपन ने प्रणोद पढ़ा, फिर अपन ने दाब की परिभाषा निकाली, यहाँ से मात्रक पढ़े, और चंद्रमा पर वस्तु का भार कितना होता है, पृथ्वी पर वस्तु का भार का अनुपात पढ़ा। ये सारी चीजें आज अपन ने पढ़ी। कल अपन पढ़ेंगे द्रवों में। द्रवों में कॉन्सेप्ट आएगा, उसके बारे में अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।